तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हान फेंग और ली जेंग वो दोनों ही एक जगह बेहोश पड़े हुए थे और वहां पर यू क्योंग नाम का एक कारवान गुजर रहा होता है और वो उन लोगों को अपने साथ ले जाता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि वो कारवान असल में अपने लीडर के बेटे को बचाने के लिए शाओ सिटी की तरफ जा रहा था। जब यहाँ पर हान फेंग को होश आता है तो वो देखता है कि ली जेंग भी वहां पर मौजूद है और वो दोनों ही जब होश में आते हैं तो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। मगर बाद में जब ली जेंग को पता चलता है कि हान फेंग ही वो बंदा है जिसने उसकी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब किया है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, मगर अचानक वो दोनों रुक जाते हैं क्योंकि बाहर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। वहां पर बहुत सारे बैंडिट्स होते हैं जो कि उन लोगों के कारवान को लूटने के लिए आ रहे थे, मगर यहाँ पर हान फेंग अकेला ही उन बैंडिट्स की जाकर धुलाई करना शुरू कर देता है और उन्हें चुन चुन कर मारता है। मगर उसके बावजूद भी बाकी बहुत सारे बैंडिट्स होते हैं जो कि बच जाते हैं और उनका लीडर वो जब हान फेंग के साथ फाइट करता है तो हान फेंग उसकी जायंट सोर्ड के टुकड़े टुकड़े करके रख देता है और उसे मार मार कर इतनी बुरी हालत कर देता है कि वो बंदा लड़ने के लायक ही नहीं रहता। मगर ली सिंह को वहां पर कुछ दिखाई देता है। वहां पर एक और बैंडिट मौजूद होता है जो कि कारवान के ट्रेजर चुराने के लिए आया था। मगर फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ली जेंग वो दोबारा से कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कहता है कि कल रात के हमले की वजह से मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, उल्टा मैं फिफ्थ लेवल में जाने के बजाय फोर्थ लेवल से भी गिरकर थर्ड लेवल में जा पहुंचा हूँ। वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में उस ड्रैगन से पूछता है कि अगर मैं अपना मिशन कंप्लीट ना कर पाया तो फिर क्या होगा। तो वो ड्रैगन उसे बताता है कि बहुत जल्द यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है, ऊपर से बड़े बड़े आग के गोले नीचे गिरने वाले हैं जिससे पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा और सब लोग मारे जाएंगे और आसपास के जितने भी डिमोनिक बीस्ट हैं वो सारे के सारे इस डिजास्टर की वजह से खत्म हो जाएंगे। शोहुआ सिटी में कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचेगा, यहाँ तक कि हजारों मील दूर दूर तक जो भी शख्स सरवाइव कर रहा होगा वो भी इस डिजास्टर की वजह से मारा जाएगा। तो फिर ली जेंग कहता है क्या इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई ऑप्शन मौजूद है। तो वो ड्रैगन कहता है कि 4 ग्रेट सेक्ट्स में से सिर्फ हमारा टाई सेक्ट ही ऐसा सेक्ट है जो कि लोगों को बचाने का काम करता है और सिर्फ उसमें ही ऐसी एबिलिटी है जो कि इस डिजास्टर को रोक सकता है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करता मगर मैं तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस का एक स्पिरिचुअल बीस्ट हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मगर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि तुम किसी डिवाइन आर्टिफैक्ट को यूज करके सारे लिविंग बींग्स को बचा सकते हो। तो ली जेंग कहता है मुझे फौरन बताओ कि वो कौन सा आर्टिफैक्ट है, जिस पर वो ड्रैगन उसे बताता है कि तुम इस वक्त यू ग्योंग कारवान के साथ मौजूद हो और इन लोगों के पास एक ऐसा ट्रेजर मौजूद है जिसे ये लोग यू ग्योंग सी कहते हैं। इस ट्रेजर के अंदर एक बहुत ही बड़ी दुनिया आबाद है। यूं समझ लो कि ये छोटा सा ट्रेजर अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है। अगर इस शहर के सारे लोग और डिमोनिक बीस्ट वो इस ट्रेजर के अंदर छुप जाएं तो वो लोग बहुत ही आसानी से उस डिजास्टर से अपने आप को बचा सकते हैं और हो सकता है कि इस ट्रेजर के अंदर एक ऐसी शील्ड भी हो जो कि उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग यू ग्योंग कारवान के काउंसिल हॉल का सीन देखते हैं जहां पर सारे ही एल्डर्स बैठे हुए होते हैं और वो लोग हान फेंग को थैंक यू कह रहे होते हैं क्योंकि हान फेंग ने उन बैंडिट्स को अकेले ही मार गिराया था और उस कारवान की मदद की थी। मगर हान फेंग कहता है कि आप लोग थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैं तो वहां बर्फ में बेहोश पड़ा हुआ था। अगर आप लोग मुझे वहां नहीं बचाते तो न जाने मेरा क्या होता। इतने में उसे याद आता है कि कारवान लीडर यिनजी का एक बेटा है। वो कहता है कि मैंने आपके बेटे के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, उसने बहुत यंग एज में 5th रियलम को अचीव कर लिया था। ये सच में बहुत ही अच्छी बात है, आपके बेटे से मिलना मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात होगी। क्या मैं उससे इस वक्त मिल सकता हूँ। ये सुनकर वो सारे के सारे लोग अपना मुंह नीचे कर लेते हैं। उन्हें काफी ज्यादा शर्मिंदगी फील हो रही होती है क्योंकि वो यंग मास्टर यहाँ पे मौजूद नहीं था। वो लोग हान फेंग को बताते हैं कि शायद तुम हमारे यंग मास्टर के बारे में नहीं जानते, मगर वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। असल में शुहुआ सिटी में उसे सिटी लॉर्ड ने ट्रैप कर लिया है और वो उसे वहां से जाने नहीं दे रहा। वो चाहता है कि हम लोग उसे अपना सबसे कीमती ट्रेजर दे दें, उसके बदले में वो उस लड़के को छोड़ देगा। इतने में अचानक उन्हें कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो लोग फौरन से उस हॉल की तरफ जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर उन लोगों के बहुत सारे सोल्जर्स मरे हुए हैं और वहां ली जेंग उन लोगों के सामने खड़ा हुआ है। उसे वहां पर इस तरह देखकर वो लोग समझते हैं कि शायद ली जेंग ने इन लोगों को मारा है, जिस पर एक एल्डर कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, हमने तुम लोगों की जान बचाई
और तुम लोगों ने हमारी पीठ पर खंजर घोंपा है। तुम गद्दार हो, तुम एहसान फरामोश हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर ली ज़ेंग वहां पर एनर्जी इकट्ठी करते हुए कुछ करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वहां मौजूद किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मगर वो लोग ली ज़ेंग को मारने के लिए जैसे आगे बढ़ने लगते हैं तो यहाँ पर हान फेंग उन लोगों का रास्ता रोकता है और कहता है कि प्लीज उसे गलत मत समझिए, मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता। मगर वो एल्डर्स कहते हैं कि जरूर तुम भी इसके साथ मिले हुए हो, क्योंकि तुम दोनों एक साथ ही हमारे कारवान में आए थे। तुमने हमें जानबूझकर उकसाया और तुम्हारे दोस्त ने ये कारनामा कर दिया। मगर यिनज़ी कहता है रुक जाओ, उसने ली ज़ेंग की टेक्निक देखी थी तो वो उस टेक्निक को पहचान गया था। असल में ली ज़ेंग वहां से उस बैंडिट की एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है और देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वहां पर क्या हुआ है। जैसे ही वो सारे की सारी एनर्जी इकट्ठी कर लेता है तो उस एनर्जी बॉल को ग्राउंड के बीचों बीच छोड़ देता है। तो वो एनर्जी बॉल उन लोगों को 15 मिनट पहले का सीन दिखाती है और हमें दिखाया गया था कि उस हॉल में सारे के सारे सोल्जर्स बिल्कुल नॉर्मली उस ट्रेजर को गार्ड कर रहे थे। मगर अचानक से कोई शख्स उन लोगों पर आकर हमला कर देता है, जिस पर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और एक बंदा कहता है कि फौरन से मास्टर यिनज़ी को इन्फॉर्म करने के लिए चले जाओ। मगर जैसे ही वो जाने लगता है तो कोई शख्स उस पर हमला करके उसे भी मार देता है। इसी तरह वहां मौजूद जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे मार दिए जाते हैं और फिर आखिर में उन लोगों को उस कातिल का चेहरा दिखाई देता है जिसने उन लोगों को मारा था। और इसी तरह फिर वो पूरी की पूरी स्टोरी उन लोगों को समझ में आ जाती है कि यहाँ पर किसने क्यों कत्ल किया है। उस टेक्निक को देखने के बाद यिनज़ी कहता है कि ये तो टाइसेक की एक सीक्रेट टेक्निक है। मैंने इस टेक्निक के बारे में पहले बहुत कुछ सुन रखा था, मगर आज मैंने इसे अपनी आंखों से देख लिया है। वाकई में इस टेक्निक के बारे में मैंने जो कुछ सुना था वो बिल्कुल सच था। मगर ली ज़ेंग उन लोगों से कहता है कि मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोगों का वो युग्योंग सीड ट्रेजर में वापस लेकर आऊंगा। मगर यहाँ पर एक मास्टर कहता है कि अगर तुम एक किलर नहीं हो तो फिर तुम जरूर उस किलर के साथ मिले हुए होगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से हम लोगों से बचकर भाग जाओगे? तो ली ज़ेंग कहता है ठीक है, मेरे इस दोस्त को पकड़कर जेल में डाल दो, जब तक मैं वो ट्रेजर लेकर नहीं आता तब तक इसे छोड़ना मत। ये बात सुनते ही हान फेंग के तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है क्या मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं और तुम मुझे ही दाव पे लगा रहे हो। मगर मास्टर यिनज़ी उन लोगों से कहता है ठीक है, तो फिर अगर तुम आज आधी रात तक वापस नहीं आए तो हम लोग इस लड़के को मार देंगे और फिर तुम्हें भी हम ढूंढ निकालेंगे। उसके बाद में खुद तुम्हें अपनी सनसेट बाव से मार दूंगा। ये सुनकर हान फेंग कहता है कि लॉर्ड यिनज़ी प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं इस लड़के को जानता तक नहीं हूँ। मगर वो लोग उसकी कोई बात नहीं मानते, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें शुहुआ सिटी की एक फ्लावर स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल चल रही होती है और वहाँ पे एक बंदा शराब पिए हुए नशे में धुत यहाँ वहाँ फिर रहा होता है और उसके अलावा भी वहाँ पर काफी ज्यादा लोग मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वहाँ पर कोई फेस्टिवल शुरू होने वाला है। अचानक सब लोग वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं। वो लड़की डांस करते हुए नीचे की तरफ आ रही होती है। उसे देखते ही उन सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो सब लोग उसकी खूबसूरती में गुम हो जाते थे, मगर कोई भी शख्स उस लड़की तक पहुंच नहीं सकता। वो शुहुआ सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है। जब वो ऊपर डांस करना शुरू करती है तो सब लोग उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये लड़की यिनहुआन है। वो सब लोग उसकी तारीफें कर रहे थे और इतने में ली ज़ेंग भी वहां पर मौजूद होता है, मगर उसे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो वहां पर उस बैंडिट को ढूंढने के लिए आया था जिसने वो ट्रेजर चुराया है। वो अभी भी उसकी ब्रीथ को ट्रैक करते हुए उसका पीछा कर रहा था। जब उसे एक ब्रीथ ट्रेस मिल जाता है तो वो फौरन से एक स्ट्रीट के अंदर चला जाता है जो कि बिल्कुल अंधेरी होती है और शुहुआ सिटी में उस स्ट्रीट में ज्यादातर लोग नहीं आते जाते थे। वहां पर अचानक ली ज़ेंग को सिर्फ वही बंदा दिखाई देता है जिसने वो ट्रेजर चुराया था। ली ज़ेंग बिल्कुल चुपचाप उसके आसपास से होते हुए गुजर जाता है, मगर जैसे वो उसे क्रॉस करता है तो वो उस चोर से कहता है कि शराफत से वो ट्रेजर मेरे हवाले कर दो वरना मुझे अपनी पावर यूज करनी पड़ेगी। ये सुनते ही वो चोर कहता है कि मान गए भाई, तुम्हारी नाक तो कुत्ते से भी ज्यादा तेज है। ये कहते ही वो अपने ट्रेजर के साथ जैसे ही ली ज़ेंग को मारने की कोशिश करता है तो ली ज़ेंग फौरन से अपनी वाटर टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, जिसके जरिए वो उस बंदे को न सिर्फ वापस पीछे धकेलता है बल्कि उसे बिल्कुल हैरान कर देता है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि ली ज़ेंग इस तरह
पलट कर वार करेगा। इस तरफ ली जेंग उससे कह रहा होता है कि ठीक है तो फिर अब मुझे मजबूर कर दिया है तो फिर अब बाद में ब्लेम मत करना कि मैंने फोर्स यूज क्यों की। मगर वो बैंडिट कहता है ठीक है तो फिर मैं देखना चाहता हूँ तुम कितनी फोर्स यूज कर सकते हो। ये कहने के बाद वो जंप लगाकर छत के ऊपर से भागने की कोशिश करता है तो ली जेंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। मगर वहाँ पे हमें एक और हॉल के अंदर दिखाया जाता है एक स्टोरी टेलर लोगों को उस युग्योंग कारवान के लीडर के बेटे की एक स्टोरी बता रहा था और वो कहता है कि उसका नाम ली यिंगफू है। उस लड़के के अंदर इतनी पावर है कि उसने एक ओल्डेस्ट डीमन स्नेक की मदद की थी ताकि वो उस डीमन स्नेक को ट्राइबुलेशन से बचा सके और उस वक्त उसने उस डीमन स्नेक को बचाने के लिए युक्योंग सी ट्रेजर का इस्तेमाल किया था। जब उसने वो ट्रेजर एक्टिवेट किया था तो वो जायंट स्नेक सी ट्रेजर के अंदर चला गया था। इस तरह उस जायंट स्नेक ने अपने आप को उस हेवनली पनिशमेंट से बचा लिया था। यहाँ पर ये बंदा सब लोगों को अभी उस लिन यिनफू के बारे में बता रहा होता है और दूसरी तरफ हम लोग दोबारा से हान फेंग को देखते हैं। वो एक छत के ऊपर बैठा हुआ था और कहता है कि ये सिटी सच में काफी बोरिंग सिटी है। और दूसरी तरफ ली जेंग अपनी शुआनजी सेलेस्टियल टेक्निक को यूज करते हुए उस बैंडिट को पकड़ने की कोशिश करता है। जिस टेक्निक को देखते ही वो बैंडिट समझ जाता है कि ये शुआनजी टेक्निक है तो इसका मतलब है ये लड़का टाई सेक्ट से बिलोंग करता है। ये कहने के साथ वो उस शुआनजी टेक्निक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी एक एनर्जी वेव का इस्तेमाल कर देता है और फिर ली जेंग से कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब है तुम टाई सेक्ट से यहाँ पर आए हो। मगर ली जेंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता और कहता है कि मुझे वो ट्रेजर दे दो। मगर वो बैंडिट कहता है सोचा नहीं था कि तुम इतने बड़े सेक्ट के डिसाइपल होकर याओग्योंग कारवान के एक कुत्ते बन जाओगे। मगर ली जेंग कहता है मुझे सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेजर चाहिए, मुझे वो शराफत से दे दो वरना तुम मारे जाओगे। ये कहने के साथ वो दोबारा से अपनी शुआनजी सेलेस्टियल टेक्निक को यूज करता है जिसके जरिए वो बहुत सारी डिवाइन रूट्स जनरेट करता है और वो सारी के सारी रूट्स जाकर उस बंदे को पकड़ लेती है। और अगले सीन में हम लोग दोबारा से उसी स्टोरी टेलर को देखते हैं। वो अभी भी उस योग्योंग सी ट्रेजर के बारे में सब लोगों को बता रहा होता है मगर अचानक से छत से वो बैंडिट नीचे आकर गिरता है जिस पर वो सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। और ली जेंग जब वो उस छत से नीचे उतरने की कोशिश करता है तो अचानक उसे एक हल्का सा झटका महसूस होता है और वो ड्रैगन उसे बताता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी इनकम्प्लीट है इसलिए तुम्हें अपनी एनर्जी को इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए वरना इससे तुम्हारी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा नुकसान होगा। मगर ली जेंग कहता है कोई मसला नहीं, मैं ये मैनेज कर लूंगा। और यहाँ पर वो बैंडिट दोबारा से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने इस बंदे को कमजोर समझने की गलती कर दी है, मुझे कुछ भी करके वो सी ट्रेजर यहाँ से ले जाना ही होगा। अगर वो ट्रेजर इन लोगों के हाथ लग गया तो मेरा यंग मास्टर तो मेरी चमड़ी उधेड़ कर रख देगा। और इतने में ली जेंग वो नीचे आता है और कहता है कि वो ट्रेजर मेरे हवाले कर दो और अपने आप को सरेंडर कर दो। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी आइस सोर्ड भी बाहर निकाल लेता है जिस पर वो बंदा समझ जाता है कि ये अब और भी ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। मगर वो ट्रेजर देने के लिए तैयार नहीं था जिसके बाद वो वहाँ पे मौजूद एक बंदे को पकड़कर सीधा ली जेंग की तरफ थ्रो करता है। मगर ली जेंग वो सिर्फ अपना एक स्टेप पीछे लेता है और उस बंदे से अपने आप को बचा लेता है और उस बैंडिट से कहता है ठीक है तो इसका मतलब ये है कि तुम सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हो, अब तुम मर सकते हो। मगर यहाँ पर वो बैंडिट कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बातें करूं। चलो तो पहली फुर्सत में ही मैं तुम्हें इस दुनिया से रुखसत करके हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड में भेज देता हूँ। जैसे ही वो बैंडिट अपना आर्टिफैक्ट चार्ज करते हुए हमला करता है तो यहाँ पर ली जेंग भी अपनी सोड एनर्जी चार्ज करते ही उस बंदे पर एक बहुत जोरदार वार करता है। दोनों ही अपनी एनर्जी के जरिए एक दूसरे को पुश करने की पूरी कोशिश करते हैं मगर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ली जेंग की एनर्जी वो फ्लक्चुएट करना शुरू कर देती है। ये देखकर वो बैंडिट समझ जाता है कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने वाली है जिस पर वो ली जेंग से कहता है कि तो तुम्हारी पावर खत्म होने लगी है। ये कहने के बाद वो अपने एनर्जी रेलिक के साथ उसे इतना जोर से पुश करता है कि यहाँ पर ली जेंग की सोड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो बंदा फिर अपने रेलिक के जरिए ली जेंग को जोरदार हिट मारते हुए ऊपर की तरफ उछाल देता है जिससे ली जेंग जमीन पर आकर बिल्कुल सही तरह से लैंड करता है मगर उसे उस वेपन की वजह से काफी चोट लगी थी और वो इंजर्ड भी हो गया था। मगर वो बैंडिट उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सोचा नहीं था कि तुम टाइसेक के लोग इतने कमजोर निकलोगे, तुम तो टाइसेक के टॉप के डिसाइपल थे ना, क्या हुआ? क्या ये थी तुम्हारी रेपुटेशन जिस पर तुम टाइसेक के लोग इतना इतराते थे? बदकिस्मती से तुम मेरे रास्ते पर खड़े हो तो मुझे अब तुम्हें मारना ही होगा। ये कहने के बाद वो अपना आर्टिफैक्ट जैसे उसके सर पर मारने वाला होता है तो यहाँ पर हान फेंग उसे आवाज देते हुए कहता है कि
इतनी भी क्या जल्दी है, ये कहते ही वो अपने उस बोतल के जरिए उस बंदे को अटैक करने से रोक लेता है, जिस पर वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो हान फेंग ऊपर बैठा हुआ होता है, जिस पर वो बैंडिट उससे कहता है कि सुनो बच्चे, अपने घर जाओ, मेरे काम में टांग अड़ाने की गलती मत करना वरना तुम भी मारे जाओगे। ये कहने के बाद वो बंदा दोबारा से अपना रेलिक उठाता है और जैसे ही ली ज़ेंग को मारने वाला होता है तो यहाँ पर हान फेंग कहता है मैंने तुम्हें कहा ना उस बंदे को हाथ भी मत लगाना। ये कहते ही वो फौरन से नीचे आता है और उससे पहले कि वो बंदा अटैक करता, हान फेंग उस पर एक बहुत ही जोरदार पंच से वार करते हुए उसे उठाकर दूर फेंक देता है और कहता है कि ली ज़ेंग क्या हुआ, क्या तुम मुझसे हेल्प के लिए कुछ नहीं कहोगे? मगर हम लोग देखते हैं कि वो बैंडिट अभी भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ होता है और उन लोगों को मारने के लिए वो दोबारा से अपने उसी आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही हान फेंग पर हमला करता है तो हान फेंग उसकी हर एक अटैक को आराम से डॉज कर रहा होता है और साथ में वाइन भी पी रहा होता है। जब वो अपनी वाइन ली ज़ेंग की तरफ थ्रो करता है तो ली ज़ेंग को वाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसे वापस से दूसरी तरफ उछाल फेंकता है और यहाँ पर वो बैंडिट कंटिन्यूसली उस वेपन के साथ एक के बाद एक हमला किए जा रहा था मगर उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर ये लड़का इसे इतनी आसानी से कैसे डॉज कर रहा है। मगर हान फेंग वो उसका आर्टिफैक्ट पकड़ता है और उसे उसके हाथ से छुड़ाकर ऊपर की तरफ उछाल देता है और उस बैंडिट पर एक जोरदार पंच के साथ वार करते ही उसे फिर से वहां से दूर की तरफ उछालता है और उसके पास दोबारा से जाते हुए एक जोरदार किक दे मारता है, जिससे वो बैंडिट बहुत ही दूर जाकर गिरता है और उससे बहुत ज्यादा उसे इंजरीज भी होती है। मगर उसके बावजूद भी वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ होता है मगर उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो लड़ नहीं पाता। पर जैसे तैसे वो हान फेंग को पंच मारने की कोशिश करता है तो हान फेंग उसका पंच पकड़ता है और उस बंदे से कहता है कि अच्छा तो तुम हो सिटी लॉर्ड, बताओ कि तुमने यिनज़ी के बेटे को कहाँ छुपाया है? मगर वो बंदा कहता है कि मैं कोई सिटी लॉर्ड नहीं। ये सुनने के बाद यहाँ पर हान फेंग कहता है तुम चाहे कोई भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते ही वो उसका हाथ नीचे झटक कर उसे ऊपर उठा लेता है और उसके साथ उसे फिर से एक जोरदार अटैक के साथ वहां से पीछे की तरफ धकेल देता है तो उस बंदे का वो ट्रेजर उसके हाथ से निकलकर सीधा ऊपर एक छत पर जा गिरता है, जिससे वो दोनों ही उस ट्रेजर के पीछे भागते हैं और हान फेंग कहता है कि उस ट्रेजर को छोड़ दो वरना मारे जाओगे। मगर वो बंदा जैसे ही उस ट्रेजर को छूने वाला होता है तो यहाँ पर हान फेंग वो वाइन का एक जार सीधा एक जलती हुई लैंप की तरफ थ्रो करता है और वो दोनों ही जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वो बैंडिट वहां से काफी दूर जा गिरता है और वो ट्रेजर बहुत ही आसानी से लुढ़कते हुए सीधा हान फेंग के करीब आता है तो हान फेंग उसे अपनी एनर्जी से खींच लेता है और फिर वो ली ज़ेंग से कहता है देखो मैंने फिर से तुम्हें बचा लिया। मगर ली ज़ेंग कहता है कि मुझे बताओ कि तुम उस कारवान से कैसे निकल आए? तो हान फेंग कहता है अगर मैं कहीं जाना चाहूँ तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये कहने की ही देर थी कि अचानक ली ज़ेंग को फील होता है कि जैसे वहां पर कोई आने वाला है। वो फौरन कहता है कि पीछे देखो। इतने में हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर उसी गली के अंदर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल से एक बंदा बाहर निकल आता है और हमें बताया जाता है कि वो बंदा उस बैंडिट का यंग मास्टर है, उसका नाम ज़ाल लुओ है। उसे देखकर वो दोनों ही हीरोज बिल्कुल हैरान थे क्योंकि वो बंदा 5th लेवल का वॉरियर था जो कि अभी अभी यहाँ पर आया था और उसे वहां पर देखकर वो बैंडिट बिल्कुल कांपना शुरू कर देता है और अपने यंग मास्टर से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिल्कुल बेकार और निकम्मा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो उसका मास्टर कहता है कि कोई बात नहीं। ये कहते ही वो उसका सर अपने हाथ से पकड़कर मरोड़ देता है, जिससे वो बैंडिट वहीं पर ही खत्म हो जाता है और उन दोनों लड़कों को ये देखकर काफी हैरानी होती है कि इसने इतनी आसानी से इस बैंडिट को मार दिया। मगर वो बंदा फौरन से अपनी स्पेस श्रिंकिंग टेक्निक को यूज करते हुए उस ट्रेजर को हान फेंग के हाथ से खींचकर अपने पास ले आता है। ये देखते ही हान फेंग सरप्राइज हो जाता है कि आखिर ये स्पेस श्रिंक टेक्निक कैसे यूज कर रहा है, मगर वो उससे अपना ट्रेजर वापस लेना चाहता था तो इसीलिए वो फौरन से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है। मगर वो बंदा एक स्पेस रिफ्ट क्रिएट करके हान फेंग को टेलीपोर्ट करके वापस पीछे भेज देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे ये ट्रेजर इतनी आसानी से छीन लोगे? ये कहते हुए वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि मास्टर यिनज़ी वो सिटी लॉर्ड के सामने बैठा हुआ होता है और सिटी लॉर्ड उससे कह रहा था कि आधी रात होने वाली है, मुझे वो ट्रेजर तुमने अभी तक नहीं दिखाया। मगर सिटी लॉर्ड वो काफी चालाकी से काम ले रहा था। मगर यिनज़ी कहता है कि तुमने अभी तक मुझे मेरा बेटा नहीं दिखाया, उसे मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें ट्रेजर दूंगा। तो सिटी लॉर्ड कहता है आखिर इतनी भी क्या जल्दी है, वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। मगर यिनज़ी कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें तुम्हारा ट्रेजर मिल जाएगा, मगर मुझे पहले मेरा बेटा दिखाओ। अगर तुमने उसके साथ कुछ कर दिया है तो यकीन जानो
जानो कि मैं अपनी सनसेट टेक्निक को यूज करते ही तुम्हारे इस पूरे के पूरे महल को ही आग लगा दूंगा। ये बात सुनते ही वो सिटी लॉर्ड, फिर ये सुनकर वो सिटी लॉर्ड बिल्कुल सीरियस हो जाता है और उस लड़की को वहां से जाने को कहता है। जिसके बाद जैसे ही वो ताली बजाता है तो हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर एक बड़ा सा रिंग अपीयर होता है और उसके साथ यिनज़ी का बेटा भी उस जगह बंधा हुआ होता है। ये देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है कि उन लोगों ने उसके बेटे के साथ क्या हशर कर दिया है। और फिर वहां पर सिटी लॉर्ड यिनज़ी से कहता है कि तुमने तुम्हारे बेटे को देख लिया है ना, अब चलो तुम भी ईमानदारी के साथ मुझे मेरा वो ट्रेजर दिखाओ। इतना कहने के बाद यिनज़ी फौरन से वो योग्योंग सी ट्रेजर बाहर निकालता है और यहाँ पर हान फेंग वो ली ज़ेंग से कह रहा होता है कि आखिर ये किस तरह का ट्रेजर है जिसे सब लोग चुराना चाहते हैं। मगर वो पीछे पड़ता है तो उसे पता चलता है कि ली ज़ेंग को चोट लगी है। जिस पर वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, कहीं तुम इंजर्ड तो नहीं हो। वो जैसे उसे चेक करता है तो ली ज़ेंग उसका हाथ पीछे करने की कोशिश करता है, मगर हान फेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी एनर्जी के जरिए उसकी पल्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कल्टीवेशन डैमेज हो चुकी है और साथ में उसे काफी इंजरीज भी हुई है। ये देखकर वो काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मगर हमें बताया जाता है कि ली ज़ेंग फिर उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि उसकी कल्टीवेशन कैसे डिस्ट्रॉय हुई है। जिस पर हान फेंग कहता है ओ अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी कल्टीवेशन मैंने डिस्ट्रॉय की है। पर यकीन जानो कि मुझे लगा कि शायद तुम वहां पर मर रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। पर क्योंकि ये सब कुछ अब मेरी वजह से हुआ है तो फिर इसकी भरपाई मैं खुद करूंगा। मगर ली ज़ेंग कहता है कि बहुत जल्द एक डिजास्टर यहाँ पर आने वाला है और उसके साथ मुझे उस ट्रेजर को यूज करके सब लोगों को बचाना था। मगर बदकिस्मती से मेरी कल्टीवेशन अब इनकम्प्लीट है और ऊपर से वो ट्रेजर भी मेरे पास नहीं है। मगर हान फेंग कहता है तुम परेशान मत हो, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। हम लोग वो ट्रेजर दोबारा हासिल कर लेंगे। पर ली ज़ेंग कहता है हम लोग कुछ देर पहले जिस नए बंदे से मिले थे वो 5th रियल आर्म का वॉरियर है। अगर हम दोनों एक साथ मिलकर भी उसके साथ फाइट करें तो भी हमारे जीतने के चांसेस सिर्फ 30% होंगे। मगर हान फेंग कहता है कि लगता है तुम मेरी कुछ ज्यादा परवाह करने लगे हो। मगर ली ज़ेंग उसे अपना दोस्त बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि फ्रेंडशिप होती क्या है। मगर हान फेंग उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस यूं समझ लो कि हम दोनों दोस्त हैं और मैं अपनी दोस्ती की खातिर इतना जरूर करूंगा। ये बात ली ज़ेंग को हैरान कर देती है कि दोस्त वो क्या होता है। ये बात सुनते ही हान फेंग कहता है कि क्या इसे दोस्ती के बारे में नहीं मालूम। वो उसे बताता है कि दोस्त वो होता है जो कि हमेशा अपने दोस्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और वो हर आने वाली मुश्किल से लड़ने के लिए खुद पहले अपने दोस्त को बचाता है और उन मुश्किलों का सामना खुद करता है। और जब भी तुम्हें अपने दोस्त की जरूरत पड़ती है उस वक्त वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। ये बात सुनते ही ली ज़ेंग कहता है कि एक दोस्त जो कि कदम से कदम मिलाकर चलता है, अच्छा तो दोस्त उसे कहते हैं। मगर हान फेंग उसे अपनी वाइन देते हुए कहता है कि दोस्त कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं करते। ये कहने के बाद थोड़ी देर के लिए ली ज़ेंग चुप हो जाता है और हान फेंग कहता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तो ली ज़ेंग उसे कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि मेरा नाम ली ज़ेंग है। बस यही बताते हुए वो उसे फिर से इग्नोर करना शुरू कर देता है। ये देखकर हान फेंग समझ जाता है कि ये लड़का अब उसे पसंद करने लगा है। मगर ली ज़ेंग कहता है कि हमें अब यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए, पता नहीं अब हमारे लिए कितने खतरे और आने वाले हैं। मगर हान फेंग कहता है उसकी जरूरत नहीं है, अब यिनज़ी वो हम लोगों को मारने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था कि उसने योग्योंग सी ट्रेजर चेंज कर लिया था। जब मैं उस कारवान से निकलकर भाग रहा था तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि उसने एक नकली ट्रेजर के साथ असली वाले को बदल दिया था। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।